का आज 2 अक्टूबर है और आज 2 ऐसी शख्सियतों की जयंती है जिनको न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में एक दृढ़ संकल्पबद्ध और कुछ अलग करने का मादा रखने वाले नेताओं के रूप में जाना जाता है। और हमें बड़ा गर्व है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में इन 2 लोगों ने जन्म लिया। ऐसे ही कई और स्वतंत्रता सेनानी और जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, भारतवर्ष को आगे लेके आए, स्वतंत्रता के बाद भी आगे लेके आए, उन लोगों की जन्मभूमि पर हमें जन्म मिला है। तो आज हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी जयंती मना रहे हैं। हम सबसे पहले उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इसके लिए कि उन्होंने पूरे मानव जाति को एक रास्ता दिखाया। और कैसा रास्ता दिखाया, ये कुछ एक यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन 2 शख्सियतों को नमन करते हैं, इनको श्रद्धांजलि देते हैं और आज के दिन ही नहीं अपितु पूरे जीवन में प्रत्येक पल इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेंगे, ऐसा हम विश्वास देते हैं। पहले नंबर पे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर जगह जो कि गुजरात में है वहां हुआ। और इनके पिताजी जो थे वो दीवान थे। पढ़ने के लिए महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए और वहां से सारी जो बात है वो शुरू होती है। किस प्रकार से बात आगे बढ़ती है, वो कैसे महात्मा बनते हैं, जिसको उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे महात्मा बोलो। ये तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने सबसे पहले उनको 1919 ईस्वी में एक पत्र लिखे, इस माध्यम से महात्मा शब्द से संबोधित किया था। कुछ उनको लगा होगा उनके व्यक्तित्व में, इनके व्यक्तित्व में, महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व में मोहनदास करमचंद गांधी, उनको महात्मा का जो उपाधि है वो जिन्होंने दी है, उनको कुछ ऐसा लगा होगा। उसके बाद उनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगा। देखिए, पहला एक जो कोट है, जो कोट हमें सबको प्रेरित करता है, वो ये करता है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, उसको बदलाव को पहले मैं स्वयं करूं, अपने अंदर करूं, उस बदलाव को मैं लेके आऊं, अपने अंदर लेके आऊं, फिर मैं किसी और को बताऊं। अन्यथा वो बात जो है वो सिर्फ उपदेश देने की रह जाती है। तो चाहे वो स्वच्छता की बात हो, आज स्वच्छता के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में एक स्वच्छता अभियान चलाया था कि इस देश में झाड़ू लगाकर उन्होंने एक, जिसको बोलते हैं कि सामने एक सांकेतिक रूप से एक संदेश दिया था कि हम सारे लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। स्वच्छता उनका एक, जिसको बोलते हैं कि मूल मंत्र था। आंतरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता, सभी प्रकार की स्वच्छता को वो अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर आगे चलते थे। तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, हमें वो चेंज करने की, अपने अंदर करने की आवश्यकता है जिस चेंज को हम दूसरे के यहाँ देखना चाहते हैं। सेकंड, एक आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, एक महान वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी किताब में एक जगह लिखा है, उनके 70वें जन्मदिन पर लिखा, जनरेशंस टू कम इट मे वेल बी स्टार्स बिलीव दैट सच ए मैन एज द वन एवर इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक अपॉन दिस अर्थ। आने वाली पीढ़ियों को इस बात का आश्चर्य होगा कि एक हार्ड मास का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला है। कैसा व्यक्ति? महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति। उनका इशारा था, अनफॉर्चुनेटली गांधी आइंस्टाइन नेवर मेट। आइंस्टाइन यूज्ड टू बी वेरी कीन ऑन मीटिंग क्लोज एसोसिएट्स ऑफ गांधी जी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ये दोनों मिल नहीं पाए, अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी जी मिल नहीं पाए, लेकिन वो बहुत इंटरेस्ट रखते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के, उनके जो क्लोज एसोसिएट थे, उनके साथ नजदीक रहने वाले जो लोग थे, उनसे मिलकर उनके जीवन के बारे में जाने, पढ़ें, समझें उनको। एक और जगह पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही लिखा है
I believe that Gandhiji's views were the most enlightened of all the political men of our time. वो कहते हैं कि मुझे लगा कि गांधी जी के विचार जो हैं वो समकालीन जितने हमारे राजनीतिक नेता हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और जो भविष्य की जनरेशन को रास्ता दिखाने वाले हैं। We should strive to do things in his spirit, not to use violence in fighting for our cause, but for non-participation in anything you believe that is evil. बड़ा साफ है, बड़ा स्पष्ट है। हिंसा का रास्ता नहीं, हमें अपने कॉज के लिए कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। हमें नॉन वायलेंस, ये कोई इसको समझे ना समझे, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। जब भी महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो उसमें महात्मा गांधी जी का बहुत भूमिका थी, या मुसलमानों के प्रति एक उनका ज़्यादा लगाव था। तो उसमें मैं आपको एक बात यहाँ कोट करना चाहूँगा। जब उनकी हत्या हुई थी 1948 में 30 जनवरी को, तो उसके बाद किसी प्रेस रिपोर्टर ने मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा कि ये प्रेस में आपकी जो बात है वो जाएगी, वक्तव्य जाएगा, आप कृपया ये बताएं कि आज हिंदुस्तान में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा था कि एक बहुत अच्छा हिंदू आज मारा गया या उसको मार दिया गया। उनसे फिर पूछा गया कि आप एक अच्छा इंसान बोल सकते हैं, तो उन्होंने फिर ये बात रिपीट की थी कि एक बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, एक जिद्दी मतलब जिस बात पे जिद करते थे उस बात पे अड़ जाते थे, और वो जो हिंदू वो मारा गया, किसी के द्वारा मार दिया गया। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है और ये समझने के लिए बहुत काफी है। लोगों को पीछे जाना चाहिए, जिन लोगों को ये चर्चा, जिन लोगों ने ये चर्चा नहीं सुनी है, जिन लोगों ने ये बात नहीं सुनी, थोड़ा सा उनको पीछे जाके इतिहास में जाना चाहिए और इतिहास में जाकर उस बात को जरूर कोट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए उस बात को। क्योंकि हम किसी के चरित्र के ऊपर आज कब से बात कर रहे हैं, अब हम बात कब कर रहे हैं, कहां से हम कहां पहुंच गए। 1869 ईस्वी में पैदा हुए और कहां जाके हम 2020-15 में बात कर रहे हैं, 10 में बात कर रहे हैं गांधी जी के बारे में। और कोई भी युवा, विशेष करके युवा वर्ग जो है, उनको ऐसा लगता है कि शायद गर्म दल जो था उनकी वजह से, मैं कहता हूँ सारे सभी लोगों का इसमें योगदान था। आगे मैं थोड़ी और बात करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा था सन 1944 ईस्वी में। सब लोगों को आपस में लगता है बहुत कोहेसिवनेस थी उनके अंदर। और एक और बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अभी किसी कक्षा को मैं इतिहास भी पढ़ा रहा था, वहां पे ये जिक्र आया था, लेकिन मैंने उनकी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ 2-3 बार पढ़ी है। खुद मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी समझना चाहता हूँ कि कहाँ पे महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी आखिर है क्या। तो आप देखें उन्होंने 7 सिंस, ये 7 सिंस जो थे, सोशल सिंस आर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट he believed could undermine human progress and happiness। उन्होंने 7 सोशल जो सिंस थे, पाप थे, वो कोड किए थे, बताए थे, किसके लिए कि ये अंडरमाइन कर सकते हैं आदमी की प्रोग्रेस को और उसकी हैप्पीनेस को, मानव की प्रोग्रेस को और उसकी हैप्पीनेस को। क्या क्या थे, जब जल्दी से हम एक बार देखेंगे। वेल्थ विदाउट वर्क, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल में आप इसको देख सकते हैं, गूगल से ही मैंने इसको जो है वो स्क्रीनशॉट इसका दिया है। कहीं आप प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। कब बोले थे उन्होंने, और आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। किसी भी विचारधारा की बात नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, आज प्रिंसिपल्स आप देखें तो वो काफी छिन्न भिन्न हुए हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब है कि अपने एक सिद्धांत हो और जो नैतिकता है उसके ऊपर हम बात करें,
तो अगर आपको लगेगा तो आप बताएं कि कोई व्यक्ति है जो नैतिक आधार पर सही है राजनीति में, चाहे वो कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड क्यों नहीं है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं उन्होंने उस समय क्या दिया था, अगर पॉलिटिक्स है, बिग प्रिंसिपल्स है, दैट्स फाइन, और वही चाहिए सोशल वेलफेयर और वेलफेयर स्टेट के लिए। उसके बाद ये उनकी फैमिलीज पे, इनके माताजी, पिताजी, भाई, पत्नी, उसके बाद उनके 4 जो थे वो बेटे, उसके बाद आगे पोता, आज भी जो तुषार अरुण जो है पड़पोता, इनके पड़पौत्र जो है वो जीवित हैं, बाकी तो सब स्वर्गवास हुए हैं। ये आप देखें एक अच्छे वेल ऑफ फैमिली से थे, तो इनका जो जीवन था वो ऐसा नहीं था जैसे दिखता है अभी हमें दिखता है इस प्रकार का, और इससे भी आगे दिखता है, केवल एक धोती में दिखता है। महात्मा गांधी जी का चित्र जब हम देखते हैं तो एक धोती में जो है वो दिखते हैं। वो आप देखें वेल ऑफ फैमिली से थे, फिर वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन ब्रिटेन पढ़ाई करने के लिए गए, वहां से वो साउथ अफ्रीका गए, ब्रिटेन, या आप देख सकते हैं M.K. गांधी अटॉर्नी, ये उनका चित्र है बीच का, ये चित्र आप देखें। उसके बाद एक घटना ऐसी हुई कि वो अपनी पत्नी के साथ सैर कर रहे थे, घूम रहे थे कहीं, तालाब बगल में तालाब था, तो उसमें एक महिला स्नान कर रही होगी, वो बाहर नहीं निकल रही थी, तो उनकी पत्नी ने उनको बताया कि शायद इनके पास कपड़े नहीं है, तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं है, इसलिए वो वहां से नहीं निकल पा रही है। उस घटना ने उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, और उन्होंने उस दिन निश्चय किया कि आज से मैं केवल अपने शरीर पर एक कपड़े का इस्तेमाल करूंगा, और वो धोती में तब्दील हो गई। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है गांधी बनना, गांधी के बारे में सोचकर गांधी बन जाना। आज भी कोई दिखेगा एक व्यक्ति ऐसा जो केवल धोती में है, केवल धोती में है, और तो अच्छा लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन एक धोती में, और चर्चिल जैसे नेता जहां पे उनकी काफी आपस में जो थी वो टकराव रहा है, विचारों का टकराव रहा है, गोलमेज सम्मेलन में सब सूटड बूटड, क्योंकि ठंड थी बहुत, गर्म कपड़ों में, और एक व्यक्ति जो है वो वहां केवल धोती में शामिल होता है। सारे लोग जो वो देखते हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर सबको हल्कापन महसूस होता है। एक व्यक्ति धोती, खाली एक धोती पहने व्यक्ति ने सबको जो है वो नैतिक स्तर पर काफी वहां पे नीचा कर दिया। ये बल था उनके अंदर, ये आत्मबल था उनके अंदर, और इस प्रकार से जर्नी शुरू हुई। यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने आप को, जीवन को बदलाव करना शुरू किया, और ये फिर आंदोलन शुरू हुए, जहां पे आप सबसे पहले ऐसा कई सारे आंदोलन है, लेकिन बहुत मुख्य जो आंदोलन है उसमें हम सन 1920 सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर सत्याग्रह नमक के लिए 30 में 1930 में, 1942 में फाइनल जिसको बोलते हैं दैट वाज भारत छोड़ो आंदोलन। आज राष्ट्र के नाम पे आप 10 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम 10 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कोई व्यक्ति जितना मर्जी चाहे, लेकिन वो जो लोग इकट्ठे होंगे वो किसी न किसी प्रकार से किसी अपने हित के लिए इकट्ठे होंगे, किसी भी हित के लिए इकट्ठे होंगे, चाहे उनकी कोई मांग हो सकती है, अपने गांव की हो सकती है, अपने शहर की हो सकती है, अपने समाज के लिए हो सकती है, लेकिन निस्वार्थ भाव से लोगों को इकट्ठा करके चलाना, ये कुछ ही लोग कर सकते हैं। और कुछ लोगों में वो महात्मा गांधी जी हैं जो गांव-गांव घूमे, गांव-गांव लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया, और अहिंसात्मक तरीके को अपनाया, नॉन वायलेंस को उन्होंने अपने साथ रखा। इसी कड़ी में जब 1922 में चौरी चौरा में एक घटना हुई, कुछ लोग हिंसक हो गए और उन्होंने पुलिस चौकी को जला दिया, और उसमें कुछ पुलिस वालों को भी जो जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इतनी मूवमेंट बन गई थी, बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया, और काफी लोग जो इस बात से नाराज भी हो गए महात्मा गांधी जी से कि आगे हम आपका साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा वो आपकी मर्जी है, वो आप देखें, लेकिन मैं हिंसा का साथ कभी नहीं दूंगा, हिंसा को मैं कभी भी प्रमोट नहीं कर सकता।
इस आंदोलन को मैं वापस लेता हूं या इस आंदोलन से मैं वापस हो जाता हूं। आप देखें, एक जन आंदोलन जब बन जाता है, लाखों लोग आपके पीछे होते हैं, तो आप वापस भी होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो सोचनी पड़ेगी, परंतु उन्होंने एक ही बात रखी कि मेरे जीवन का उद्देश्य है अहिंसा, लव, पीस, ट्रुथ। मैं इसके लिए जीता हूं और जो मैं जिस चीज के लिए मैं जीता हूं मैं उसी को मैं जो है तोड़ नहीं सकता, उस प्रिंसिपल को मैं तोड़ नहीं सकता, उस सिद्धांत को मैं तोड़ नहीं सकता। ये मैंने ये किताब जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मैं आपको बताऊं 30 रुपए की किताब है, मात्र 30 रुपए की, इंग्लिश एडिशन, हिंदी एडिशन। युवा वर्ग विशेष करके जरूर पढ़े इसे, जरूर पढ़े। मैं ये कहना चाहूंगा, इसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको परचेज, 30 रुपए, 30 रुपीज। और एक नवजीवन करके पब्लिशिंग हाउस है जिसने इसको सब्सिडाइज किया है इस किताब को। एक एक चैप्टर, उसकी एक एक बात आपको अंदर तक उद्वेलित करेगी, प्रेरित करेगी कि हम जो सोचते हैं, ये सुन रखा है हमने, उससे कहीं अलग ये व्यक्ति है। आज कौन व्यक्ति है जो सच बोलता है, कौन व्यक्ति ऐसा है? नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज सामान्य व्यक्ति की बात करता हूं। एक महात्मा गांधी जी, इन्होंने वो सच्चाई लिख दी है कि हाँ मैंने चोरी भी की है, मैंने किसी समय वेश्यावृत्ति भी कर दी, मैं मांस भी खा लिया। और जब उनके पिताजी मरणासन थे, पिताजी मतलब मृत्यु के बिल्कुल नजदीक थे, तब वासना के अधीन होकर वो पत्नी के साथ किनारे चले गए। आप समझ सकते हैं, वो बात भी उन्होंने लिखी है। आज तो हम किसी के ऊपर इतने सारे आरोप केस बन जाते हैं, उसके बाद भी सच नहीं होता है। कितना परिवर्तन है, मानवीय मूल्यों में कितना परिवर्तन है, लेकिन इन्होंने जिया है। इस किताब को अपने साथ जरूर कभी ना कभी आप रख के पढ़े जरूर इसको, एक चैप्टर, एक बात इसको पढ़े। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी द्वारा बताई गई सारी बातें सही है, ऐसा नहीं कहते और ऐसा हो भी नहीं सकता। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे महात्मा बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हम लोग, सारे लोग जो हैं, वो इस एक ही पक्ष को देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें, उनकी जो आर्थिक जो नीति थी, जिसको आर्थिक उसके साथ देखते थे, वो आर्थिक आंदोलन बनाना जिसको चाहते थे, वो आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो संभव नहीं है। तो कौन बोल रहा है कि उसको अपनाओ? कोई नहीं बोलता। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सच्चाई के ऊपर टिके रहे। आपको वो एग्जाम्पल भी पता होगा, जब एक महिला जो अपने बेटे को लेके आई थी, जिसको फोड़ा हुआ था, फोड़ा उसके शरीर पर था, उसकी मां ने कहा कि इसको दवाई को 3, 4, 5 बार उन्होंने बुलाया कि कल भी आओ, परसों भी आओ, ऐसे बुलाते रहे। और 5वें 10वें दिन उन्होंने बोला कि हाँ, गुड़ खाने से फोड़ा होता है। तो उन्होंने बोला, महिला ने कहा कि ये बात तो आप पहले ही बता सकते, पहले दिन ही बता सकते थे। तो उन्होंने कहा मैंने जाना नहीं था, खुद स्वयं नहीं जाना था कि गुड़ खा के भी शरीर में ऐसा कुछ हो सकता है। अब मेरे को पता लग गया, मैंने गुड़ खा के देखा कि हाँ, मेरे शरीर पर भी वही चीज हुई जो आपके पुत्र के शरीर पर है। तो वो, अब ये भी कभी नहीं कहा उन्होंने कि हाँ जी मेरे को ये चीज पता है। वो तो इतने शर्मीले स्वभाव के थे कि जब अधिकारी या कोई पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग बात करते थे तो शर्मा जाते थे, बात नहीं कर पाते थे। ये भी उन्होंने लिखा है इस बात कि मैं ऑरेटर नहीं हूं, बस दिल से वो बात बोलता हूं जो दिल से निकलती है, नहीं सच होता है। बस इतनी सी बात है। और बड़ी आश्चर्य की बात और बताऊं, 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट थी, 5 फीट 5 इंच, और उनका वजन था 46 किलो, 46 किलो, 47 किलो, और बीएमआई थी 17, बॉडी मास इंडेक्स था 17, जिसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। अंडरवेट थे, उम्रदराज हो रहे थे, उसके बाद भी गांव गुजा रहे थे, गांव जाकर उन लोगों को जागरूक किया। आज जरा पद यात्रा करके देखे तुझे कोई एक आदमी पद यात्रा करके देखे ना। और ये भी नहीं है कि पद यात्रा करके कोई बड़ा महान हो जाता है, लेकिन लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ देखना, उनके साथ उनकी भावनाओं को समझना, ये कुछ ही लोग इस संसार में कर पाए, और उसमें महात्मा गांधी जी थे। आगे छुआछूत के उन्मूलन के लिए काम किया, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, खादी का प्रचार प्रसार किया, मद्य निषेध, आज हम बात करते हैं नशा मुक्त हो, भारत नशा मुक्त हो, शिक्षा के प्रचार प्रसार, महिला सशक्तिकरण जैसे रचनात्मक कार्य उन्होंने किए हैं। और नेल्सन मंडेला, जो कि लगभग 20-21 वर्ष वो जेल में रहे, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के नेता, उन्होंने क्या बोला, मैंने सीखा, कहां से? महात्मा गांधी जी से सीखा। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थित नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहस उसको बोलते हैं कि वहां भय नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं जिसे डर नहीं लगता,
बल्कि वह है जो उस डर को जीत लेता है। ये नेल्सन मंडेला ने बोला। आप सोचो, एक 46-47 किलो वजन का व्यक्ति, 5 फुट 5 इंच जिसकी हाइट हो, एक धोती में लिपटा हुआ, वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन हिंसा से नहीं लड़नी है। और आज तो हम बड़ा सीना तान के बोल सकते हैं ना। आप जरा कल्पना करो, मैं कब की बात कर रहा हूं, 1905, 10, 15 की बात कर रहा हूं, 1915 की बात कर रहा हूं, 1920 की, जब पहला आंदोलन चला तब की बात कर रहा हूं। लोगों के पास कपड़ा नहीं था, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, लोग गरीबी में जी रहे थे। क्या वो ब्रिटिश हुकूमत का सामना कर सकते थे? नहीं। आज जितना ताकतवर अमेरिका है ना, आज के वर्तमान समय में, उससे कई गुना ज्यादा उसमें ब्रिटिश शासन हुआ करता था। उससे आप केवल और केवल एक ही माध्यम से लड़ाई लड़ सकते थे, वो था नॉन वायलेंस, और उसको लीड करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। अब दूसरे व्यक्तित्व की बात करते हैं, फिर इसको समाप्त करेंगे। ये लाल बहादुर शास्त्री, ये बिल्कुल लाल, भारत के लाल। अब दूसरे प्रधानमंत्री बने, उससे पहले इनके जीवन की छोटी सी बात, 1904 ईस्वी में 2 अक्टूबर के दिन ही वाराणसी के कुछ दूर एक शहर जगह है मुगल सराय, वहाँ गांव में जन्म लेते हैं। इनके पिताजी प्राथमिक शिक्षक थे, बाद में वो राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी उन्होंने की। जब ये 1.5 वर्ष के रहे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद माता जी अपने बच्चों को लेकर ननिहाल, अपने मायके जो है वो चली गई। वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद, प्राथमिक शिक्षा इनकी वहाँ चली, उस समय रहने के बाद वहाँ पर उनके नाना जी की भी मृत्यु हो गई। अब काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन ये पढ़ाई में बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, तो इनको उस समय वजीफा भी मिलता था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, उसके बाद काशी विश्वविद्यालय में वाराणसी से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली, जिसका नाम शास्त्री था, इसलिए इनका नाम जो था, ये कायस्थ परिवार के थे, कायस्थ परिवार के मतलब श्रीवास्तव थे, तो इन्होंने अपने नाम के आगे से श्रीवास्तव हटाकर क्या लिख लिया, लाल बहादुर शास्त्री। ये उनके जीवन का परिचय है। और बीच में ये भी बात है कि वो गंगा नदी को तैर कर पार करके प्रतिदिन विद्यालय जाते थे पढ़ने, सिर पर अपना बस्ता रखकर वो पार लाते थे। अब इसमें बड़ी सारी चीजें हैं, कुछ लोग इस ऐसा पूछ सकते हैं सिर पर बैग कैसे रखते थे, जो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये हमेशा रहता है। और किसी के अंदर यदि पैशन हो किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए तो नदी, नाला, पर्वत जो है वो बाधा नहीं बन सकता है, और उन्होंने बाधाएं तोड़ी हैं। और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शास्त्री की डिग्री, स्नातक की डिग्री जो वहां प्राप्त की। 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में यह व्यक्ति पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1920 का है, वो महात्मा गांधी जी उस आंदोलन में शामिल हो गए, 16 साल की उम्र में। अब देखें आप, वहां से ये गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि ये उसी रास्ते पर चल पड़े। और जब मैंने ये कहा कि 1920 का जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, जो नमक टैक्स के विरोध में था, उसमें बढ़ चढ़ कर इन्होंने भाग लिया, और धीरे धीरे गांधी जी के निकट होते चले गए, गांधी जी को और समझने का इनको अवसर मिला, और मजबूत होते चले गए। इनकी हाइट तो और भी कम थी, ये 5 फुट 2 इंच के थे, 5 फुट 2 इंच के, 47 किलो वजन था, और इनका BMI 18 था, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 18 था। लेकिन आप देखें कि इनके जो नेतृत्व की क्षमता थी, उसको देखते हुए 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन के समय देश के शासन में रचनात्मक भूमिका रही। 47 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव भी नियुक्त हुए, और गृह मंत्री के पद पर भी आसीन रहे। ये लाल बहादुर शास्त्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों में इन्होंने काम किया, जिसमें रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, संचार मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, और नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। साथियों, ये साथ में चित्र है जो कि 1956 का,
1956 में महबूब नगर साउथ इंडिया में एक रेल हादसा हुआ और उस रेल हादसे से पीड़ित उसकी जिम्मेदारी लेते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको अपना त्याग पत्र सौंपा और प्रधानमंत्री जी ने उस त्याग पत्र को स्वीकार भी किया और संसद ने यह कहा कि मैंने इनका त्याग पत्र इसलिए स्वीकार नहीं किया कि ये कार्य में अपने मंत्रालय के कार्य में अक्षम रहे या जिम्मेदार है, परंतु इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक उदाहरण सेट किया है एक लोकतंत्र को जो कि बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, आजादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। वहां पे पहले मंत्री हैं जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है, नैतिक स्तर पर उन्होंने जिम्मेदारी लेकर अपने पद से त्याग पत्र दिया है। क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया तो मैंने वो त्याग पत्र जो हो स्वीकार किया। अब वो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कोड रहा है कि हम दुनिया में केवल तभी सम्मान पा सकते हैं अगर हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे, अंदर से मजबूत होंगे और हमारे देश से गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तभी हम मजबूत हो सकते हैं। गरीबी भी खत्म हो जाएगी और जो हमारी बेरोजगारी है वो भी खत्म हो। तो बेरोजगारी अगर खत्म होगी तो अल्टीमेटली गरीबी भी खत्म होगी, लेकिन वो दिनों दिन जो वो अब बढ़ती जा रही है। उसके लिए सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करती हैं, परंतु जिस तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस तेजी से जॉब्स की क्रिएशन हमेशा के लिए जो हुआ एक चुनौती रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो या किसी भी केंद्र में कोई सी भी सरकार हो, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती जो है वो उसमें रहती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये दो शख्सियतें जो महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। जब पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ उसके बाद ये प्रधानमंत्री रहे। कोई 18 वर्षों का कार्यकाल नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी के लिए, केवल मात्र 18 महीने उनको कार्य करने का अवसर मिला। उसके बाद उनकी उस दौरान एक पाकिस्तान ने अनावश्यक रूप से जनरल अयूब खान के नेतृत्व में एक हमारे ऊपर युद्ध जो है वो थोप दिया और उसमें सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री जी के पास गए और उन्होंने पूछा बताइए आप क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप देश की रक्षा करो, आप देश की सीमाओं की रक्षा करो, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। और जब सेनाओं को इस प्रकार की छूट मिली, स्वतंत्रता मिली अपने कार्य को, अपने एक्शंस को करने के लिए, तो सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को बुरी तरह से त्रास्त किया। यद्यपि भारत 3 वर्ष पहले चाइना से एक युद्ध लड़ा था जिसमें काफी दिक्कतें भारतवर्ष को झेलनी पड़ी थी, क्योंकि अभी कम ही समय हुआ था भारत को आजाद हुए और चीन ने उसमें भारत के ऊपर एक जो कब्जा करने का प्रयास किया उसको, लेकिन उसमें काफी भारत को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परंतु 1965 की लड़ाई में भारत ने विजय हासिल की, भारत विजयी हुआ और उसके बाद 1966 की जनवरी में 10 जनवरी को ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान रूस में था, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, वहां पे एक समझौता हुआ था, समझौता भी हुआ। लेकिन अगली रात जो है अगले 11 जनवरी को संदिग्ध अवस्था में, आज भी इसके ऊपर बात होती है, हालांकि ये बताया जाता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, हो सकता है ये भी हो सकता है, परंतु अभी भी ये माना जाता है कि कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो तथ्य के आधार पर कि यही कारण था उनकी मृत्यु का। पर 61 वर्ष की आयु में सन 1966 में 11 जनवरी को स्वर्गीय जो अभी लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका देहांत हो गया। बहुत दुखद घटना हुई। सब लोग सोचते थे कि वो इतने से हैं, 5 फुट 2 इंच है, और जब बड़े किसी 6 फुट 5 इंच वाले, 6 फुट 6 इंच वाले नेता से मिलते थे, शेख अब्दुल्ला से जब मिले तो ऐसे देख रहे थे, लेकिन अंदर से वो इतने मजबूत थे कि उन्होंने 5 बड़े फैसले जो किए उसमें, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंगलोर का पोर्ट उन्होंने स्थापित किया, मैंगलोर का पोर्ट बंदरगाह। उसके बाद
आप देखें NDDY, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके ऊपर अमूल का समर्थन किया उन्होंने, अमूल मिल्क का समर्थन किया। आज देखना अमूल कहाँ पे है, गुजरात में एक सोसाइटी के माध्यम से चला था, और आज देखें अमूल कहाँ पर है। ऐसे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ इंटीग्रेट किया उन्होंने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू इंटीग्रेट द ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां उन्होंने कहा कि मेरा प्राइम मिनिस्टर आवास जो है उसकी क्यारियों में भी गेहूं बीज दिया जाए, गमलों में भी गेहूं बीज दिया जाए, और देश से आह्वान किया उन्होंने कि आइए हम एक समय का भोजन त्याग दें, उससे हमारा जो राशन बचेगा उससे और लोगों को जिनको भोजन की कमी है उनको भोजन मिलेगा। और पूरा तब रेडियो के माध्यम से ये संदेश आते थे, सारे लोग चौपाल पर बैठ के बातें सुनते थे, और इतने वो आकर्षित करते थे अपनी बातों से, इतना साधारण, इतना व्यक्तित्व था उनका कि वो बड़े सारे लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर लेते थे, बहुत आराम से एसोसिएट कर लेते थे। लोगों को उन्होंने बताया, और लोगों ने अनाज छोड़ा, एक समय का उन्होंने जो व्रत रखा, और उससे जो अनाज बचा बाकी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। ऐसे ही जब वो गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर कमेटी बनाई थी, पहली जो कमेटी जो उन्होंने बनाई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर। और आगे चलकर एक और बात आती है जो कि यहाँ पिछली स्लाइड में है, आप देखें यहाँ पे है, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं भाई सतपाल जी, उन्होंने मेरे को परसों ही भेजी थी कि आप इसको देखें, और इसमें क्या चीज है कि लिख दो 14 किलोमीटर प्राइवेट यूज। इनके पुत्र, 2 पुत्रों ने खाना खाने के लिए इनकी गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया था, खाना खाने के लिए बाहर गए होंगे घर से, तो इस्तेमाल कर लिया, पता लगा उनको, उन्होंने कहा ये गाड़ी चली कितनी, कहते 14 किलोमीटर। ड्राइवर से पूछा कि लॉग बुक जो है उसमें देखा जरा, तो उसने कहा 14 किलोमीटर। कहते हो लिख दो प्राइवेट यूज, मतलब मेरे खाते में लिखो उसको। क्या आज के दिन ऐसे आदर्श हैं किसी व्यक्ति के पास? अपना कुर्ता जो सादगी देखें आप, अपने अलमारी को ठीक कर रहे थे तो कुछ कुर्ते जो थे वो फट गए थे, कई जगह से फट गए थे, तो बेटे ने क्या किया कि उन कुर्तों को किनारे कर दिया। आके उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि वो कुर्ते कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि हमने हटा दिए, फट गए थे पिताजी ने। तो उन्होंने कहा कि सर्दी का समय आएगा, खादी से बने हैं, लोगों ने एक एक सूट काट कर इनको बनाया है, सर्दी के समय में इनको पहन लूंगा, ऊपर से कोट पहन लूंगा। और एक जो उन्होंने कुर्ता अपनी धर्मपत्नी की ओर दिया कि आप ये लोग इसमें से एक रुमाल बना दो, जहां से इसको आपको लगता है कि यहाँ से ठीक है, वहां से रुमाल बना दो। ये देश के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, एक जीवन जिसको बहुत सादगी के साथ लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ, कुछ एक ऐसे फैसलों के साथ, एक ऐसे आदर्शों के साथ जो पूरी मानवीय जाति को आगे तक जो है वो प्रेरणा देते रहेंगे, उनके साथ वो जिए। और आज हम उनको नमन करते हैं, न केवल आज नमन करते हैं, अपितु प्रत्येक शिक्षण संस्थान में, प्रत्येक संस्थान में, घर में इनकी जो तस्वीर है वो लगी हो, जो हमें समय समय पर याद दिलाती रहे कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग अपने देश में अपनी जगह पर स्वतंत्रता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो नमन करते हैं इनको, इन दोनों ही विभूतियों को नमन करते हुए मैं अपने इस बात को विराम दूंगा, और आपसे आग्रह करूंगा कि हो सकता है आज आपको जो व्यवस्था है साउंड की जो थोड़ी दिक्कत आई हो, क्योंकि ये वीडियो सीधा मोबाइल के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जो माइक है वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, इस कारण थोड़ी दिक्कत आएगी, परंतु इस समय तक आप मेरे साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे एक और आग्रह ये करना चाहता हूँ कि देखिए, भाव होने चाहिए व्यक्ति के अंदर, असत्य, अहिंसा, सत्य, और ये कुछ ऐसे नियम हैं, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये ऐसे नियम हैं जैन धर्म में भी अपनाए जाते हैं। चोरी नहीं करना, अस्तेय, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा, ये नॉन पोजेशन को प्रमोट करते थे। उससे पहले सत्य और अहिंसा उनके जीवन का सार रहा। सादगी और दृढ़ संकल्प स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन का सार रहा। आइए इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, और उस युवा पीढ़ी को जरूर ये संदेश दें, जरूर ये बात शेयर करें उनके साथ कि इन
इन कुछ पुस्तकों को, कुछ इतिहास की पुस्तकों को या इनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी को जरूर पढ़ना है। आपको जीवन में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो अभी हमसे छूट रहा है। और मैंने ये 3 बार पढ़ी है किताब, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ 3 बार पढ़ी है, जगह जगह मैंने उसको अंडरलाइन किया है, क्योंकि एक एक लाइन जो है उसकी वो उनके जीवन को एकदम सत्यता के साथ बाहर रखती है, सत्यता के साथ बाहर रखती है। मैंने चोरी भी कभी की, कभी मैंने चोरी भी की, वो भी लिखा है, ऐसा भी हुआ वैसा भी हुआ, सारी चीजें में लिखी है। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस ऑफ ग्रेट लीडर्स, ऑल टाइम ग्रेट, ऑल टाइम ग्रेट। इनको बस यही अश्रुपूर्ण जो श्रद्धांजलि है वही देते हैं, और साथ में प्रार्थना करते हैं कि जहां भी हों इनकी आत्मा को शांति मिले, और इनके जो भी परिवार के सदस्य मौजूद हैं, आगे परिवार के जो भी सदस्य मौजूद हैं, वो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।